हाय। आई होप एंड आई बिलीव कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और पूरी ऑनेस्टी के साथ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम उन 7 गलतियों के बारे में जानने वाले हैं, जो 7 गलतियां आपके एग्ज़ाम के अंदर, आपके कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन के अंदर आपके मार्क्स रोक लेती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, वो 7 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हमें नहीं करनी है, तो उसके लिए आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। देखो, ये 7 मिस्टेक्स मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, लेकिन उस मिस्टेक को मैंने कैसे सही किया, कैसे मैं अपने एग्जाम के अंदर मैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करके उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके करेक्ट आंसर लिखता हूँ, वो सब चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर से देख सकते हैं। बाकी मैं चाहूँगा कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी भी चीज़ें बता सकते हैं जिन चीज़ों के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से हमारी 7 मिस्टेक्स हैं जो कि हमारे मार्क्स को रोक लेती हैं जब भी हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। देखो, मैं आपको ना मिस्टेक फटाफट से बता देता हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए आप वीडियो देख रहे हो वो पता लग जाए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मिस्टेक को सही कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली मिस्टेक, जब भी हम कॉम्प्रीहेंशन के आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें जो हमारी पहली मिस्टेक होती है वो होती है हमारे वेग आंसर। वेग आंसर का मतलब होता है कि आपके आंसर ही क्लियर नहीं है, आपने अनक्लियर आंसर लिखे हैं। जब आप अनक्लियर आंसर लिखोगे तो इससे क्या होगा कि जो क्लैरिटी है वो नहीं आएगी, और जब क्लैरिटी नहीं आएगी तो आपके जो नंबर है वो डिडक्ट हो जाएंगे। आप कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, आप ओवर जनरलाइजेशन कर देते हो, मतलब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जर्नलाइजेशन में आप बिलीव करते हो, जर्नल आंसर लिख करके आ जाते हो। जर्नल आंसर लिखने से होता क्या है कि सो आपको नंबर 5 या 4 मिलने चाहिए, वो नंबर डिडक्ट होकर आपके 1 या 2 मिल जाते हैं। तो ओवर जनरलाइजेशन नहीं करना, आउट ऑफ द पैसेज नहीं जाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऊपर दिख रहा है पैसेज में आंसर और वही का वही सेम चीज़ आप क्या करते हो, लिख देते हो। इनकम्प्लीट पॉइंट्स आपको नहीं ऐड करने, याद रखना। फिर आता है पुअर लिंकिंग और फिर आते हैं ग्रामर के एरर। देखो, हमारे 40 से 50 वर्ड लिखने होते हैं और उसके अंदर भी आप ग्रामर में गलती कर दोगे, ठीक है, इज की जगह वॉज यूज़ कर दोगे, आर की जगह इज यूज़ कर दोगे, तो फिर आपके नंबर डिडक्ट होने ही होने हैं। तो ये 7 मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर मैंने देखे हैं, एस्पायरेंट्स के कॉपी मैंने देखे हैं, इवेलुएट भी करे हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उनके आंसर कई बार वेग रह जाते हैं, कई बार वो कीवर्ड भूल जाते हैं, कई बार वो ओवर जनरलाइज हो जाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कई बार इनकम्प्लीट उनके पॉइंट्स होते हैं, उनकी लिंकिंग अच्छी नहीं होती और ग्रामर के अंदर भी एरर देखने को मिल जाता है। अब देखो, इसके सामने मैंने इफेक्ट भी लिखे हैं कि होता क्या है अगर आपके आंसर वेग है, तो आपको क्लैरिटी, मतलब आप जो क्लैरिटी देना चाहते हो अपने आंसर में, वो क्लैरिटी नहीं मिलती है। वीक कनेक्शन, अगर आप कीवर्ड नहीं डालोगे तो कनेक्शन ही वीक लगेगा। आउट ऑफ द पैसेज चले जाओगे, मतलब कि कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको रीडिंग, मतलब पैसेज को रीड करना और उसके बाद उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना होता है, पैसेज के बाहर जाके आंसर नहीं करना होता। फिर आती है नो ओरिजिनलिटी। अगर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपके ओरिजिनल थॉट तो निकल के नहीं आ रहे ना। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने 2025 का पैसेज भी ले रखा है, जो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि पैसेज को पढ़ते कैसे और सॉल्व कैसे करते हैं। फिर देखो, इनकम्प्लीट पॉइंट, तो अगर आपके पॉइंट ही इनकम्प्लीट है तो नंबर भी आधे मिल जाएंगे, 4 की जगह 2 नंबर या 1 नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लो आपने पुअर लिंकिंग करा है तो आपका आंसर कन्फ्यूज लगेगा, एग्जामिनर सोचेगा कि तो कन्फ्यूज है, इसको समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। और अगर आप ग्रामर के अंदर मिस्टेक करते हो तो मैंने जैसे कि बताया कि नेगेटिव इंप्रेशन आपके देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो 7 मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं जिसके वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आप केवल ये देखने आए थे तो आपका स्वागत है, आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, आप जा सकते हैं, बट आप कमेंट करके जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ये देखने आए हैं कि हमें सीखना है, हमें जानना है कि कैसे ग्रामर करनी है, तो आगे के भी लेक्चर में, आगे के भी सेशन में आपका स्वागत है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप एक परफेक्ट आंसर राइटिंग कैसे लिख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अपना एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। फिर उस पॉइंट के बाद कोई प्रूफ है क्या, कोई प्रूफ हमें दे रखा है क्या, उस प्रूफ को हमें देखना होगा पैसेज में। फिर उस प्रूफ के साथ हमें पर्पस डालना होगा, हमें कुछ कीवर्ड यूज़ करने पड़ेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आंसर के अंदर कि कैसे मैंने कीवर्ड भी यूज़ किया है, प्रूफ भी डाला है, पर्पस भी डाला है। और फिर हमें अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना है, ना कि बहुत ज़्यादा
शशि थरूर बन जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज रखनी है, सिंपल लैंग्वेज रखनी है और 40 से 50 वर्ड लिखने हैं। अगर हम इतना लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो 4 वर्ड हैं, मतलब 4 मार्क्स जो हैं एक आंसर के, वो हमें मिल जाएंगे। तो अब फटाफट से आते हैं, हम ऊपर चलते हैं और देखो यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ में क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्या आपके आंसर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से लिख रखी हैं। तभी हम आते हैं 2025 का हमारा ओरिजिनल जो पैसेज है उसी के ऊपर हमारा ये क्या हुआ है, सेशन जो मैंने रखा हुआ है वो है, यानी कि इसमें हम CA पेपर 2 का जो कॉम्प्रिहेंशन है 2025 एग्जाम के अंदर जो पूछा गया है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो हमसे क्या कहा गया था, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल से पढ़ना चाहिए। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, मतलब कि आप पैसेज को पढ़ो, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप बता दो। यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो टोटल आपको 20 मार्क्स पैसेज में मिलते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। देखो पैसेज को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है कि पैसेज को समझना। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं भी इस पैसेज को पढ़ूंगा ना, हो सकता है मुझे भी कुछ वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता हो, लेकिन क्या मैं इस पैसेज को पढ़ के एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस में मैं आइडिया जनरेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये प्रैक्टिस से आती है। और ये प्रैक्टिस कैसे आएगी, आपको याद होगा मैंने जब आपको बताया था कि आप पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, उसमें मैंने आपके लिए क्या बताया था कि कॉम्प्रीहेंशन और पैसे के लिए आप क्या कर सकते हो, रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। किसकी रीडिंग मैंने बताई थी, मैंने बताया था द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर जो हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। सिर्फ पढ़ने से क्या होगा कि आपके थॉट प्रोसेस जनरेट होंगे, ठीक है ना। और ये आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसे के अंदर तो लिख के ले लो, हेल्प करने ही वाले हैं। अब जैसे मैं पढ़ता हूँ आप ध्यान से सुनना मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब मैं इस पैसेज को पढ़ूंगा ना, तो पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा, एक आइडिया जनरेट करूँगा। मैं देखूंगा कि इसके बारे में बात क्या हो रही है, क्या कह रहा है पैसेज। मैं पैसेज को समझने की कोशिश करूँगा रेदर देन याद करने के। देखो याद करने के लिए, क्वेश्चन पे जाने के लिए, क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा, मैं बस इसको समझने के लिए पढ़ रहा हूँ कि अच्छा इसमें बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, ठीक है ना। तभी मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मैं समझता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है पैसेज, ठीक है ना। पैसेज कहता है कि द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, यानी कि आजकल जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है, यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्टेट्स का सिस्टम है। जैसे आज देखोगे दुनिया में कई सारे देश हैं, तो ये जो कई सारे देश बने हैं ना इन अ मॉडर्न स्टेट, अगर आप किसी मॉडर्न स्टेट, किसी मॉडर्न कंट्री की बात कर रहे हो, तो वी नो इट टुडे इज रेदर यंग। कह रहा है कि ये जो सिस्टम है ना, जहाँ पर आप देखो इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, चाइना बन गया, भूटान बन गया, नेपाल बन गया, अमेरिका बन गया, UK बन गया, ये जो सारे कंट्री बने हैं ना जिन्हें हम आजकल मॉडर्न स्टेट कहते हैं, ये काफ़ी यंग हैं, ये बहुत पहले नहीं थे, ये काफ़ी यंग हमारी डिस्कवरी है, काफ़ी यंग जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिली है। मतलब ये देश काफ़ी जल्दी बने हैं, कहने का मतलब यही है इसका, ठीक है। कह रहा है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में जो आप देश देखते हो ना, ये देश क्या हुए हैं, काफ़ी जल्दी बने हैं। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ऑफ 1648 इज सेड टू बी बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ सोवरेन स्टेट। कह रहा है कि जो देश बने हैं ना, ये देश किसके वजह से बने हैं, तो जो वेस्टफालिया, अभी एक ट्रीटी है, आप पढ़ते होगे, जब आप पढ़ोगे ना यूरोपियन रेनेसा की बात जब करते हो, फ्रांसीसी क्रांति वगैरह की जब बात करते हो, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं वेस्टफालिया के बारे में। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया क्या कहता है कि ये हमारा क्या होता है, एक बोल सकते हो कि शुरुआत होता है इस सिस्टम की, जिस सिस्टम में हमारे सोवरेन स्टेट बनने स्टार्ट हुए। तो अगर कोई पूछेगा कि सोवरेन स्टेट बनने कब स्टार्ट हुए, किस ट्रीटी की वजह से स्टार्ट हुए, तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बट वॉट सॉर्ट ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट प्रायर टू वेस्टफालिया एंड वाई हिस्टोरियन एंड स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कंसीडर इट फंडामेंटल इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है लेकिन, बट का मतलब लेकिन कौन से वो सिस्टम थी जो वेस्टफालिया के पहले एग्जिस्ट किया करती थी। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स जो इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार हैं, वो वेस्टफालिया को क्यों कंसीडर करते हैं कि ये हमारा बिगिनिंग है ऑफ द सिस्टम ऑफ सोवरेन स्टेट। इसको समझना और इसको जानना क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप एंड आई बिलीव कि यहाँ तक जो मैंने पैसेज पढ़ा ना,
इतना तो हर किसी को समझ में आता है, हर कोई समझ जाएगा, हर कोई पढ़ लेगा। इतना पढ़ने के बाद एक ओवरऑल आइडिया हमारे दिमाग में क्या आता है कि अच्छा इसमें एक वेस्टफालिया ट्रीटी की बात करी गई है, जिसके पहले जो देश थे ना वो देश नहीं थे, मतलब देश का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन वेस्टफालिया के बाद देश का सिस्टम आ गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वेस्टफालिया, इसके बारे में हम जानेंगे, इसी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी। कह रहा है कि द मॉडर्न स्टेट यानी कि आजकल के जो देश है ना विद द डिफाइंड पॉलिटिकल बॉर्डर, जिनके पॉलिटिकल बॉर्डर यानी कि राजनीतिक जो सीमाएं हैं वो क्या है, निर्धारित है, एंड सोवरेनिटी, और उनका जो सोवरेनिटी है वो भी डिफाइन है, वॉज एलियन कंसेप्ट टिल 16th सेंचुरी। लेकिन ये जो हमारे आज की स्टेट है ना, इनके लिए जो आज का पॉलिटिकल इनका बॉर्डर है, जो इनकी सोवरेनिटी है, जो आज डिफाइन है, वो 16th सेंचुरी से पहले क्या था, उनके लिए एलियन था, मतलब वो उसके बारे में जानते ही नहीं थे। ऐसा कुछ था ही सिस्टम ही नहीं था, ये मेरा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था 16th सेंचुरी से पहले। कह रहा है कि प्री एंड पोस्ट यानी कि पहले और बाद में, किसके, वेस्टफालिया के पहले और बाद में, सेवरल थिंग हैव रिमेन अनचेंज। कह रहा है कि जो वेस्टफालिया था ना, जो ट्रीटी हमारी हुई थी 1648 में, इसके पहले और बाद में जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो कैसी रही थी, अनचेंज रही थी, मतलब कि बिना परिवर्तन के रही थी। यहाँ पर आप देखोगे तो वॉर्स वर फॉट, मतलब पहले भी लड़ी जाती थी और अभी भी लड़ी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अनचेंज लिखा है, तो हम इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं कि वॉर वर फॉट यानी कि लड़ाइयाँ लड़े गए। पीस ट्रीटी वॉर साइंड, मतलब कि जो पीस ट्रीटी थी, जो शांति के बोल सकते हो संधि थी, वो क्या करी गई, साइन करी गई। बट द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ कोर प्रिंसिपल विच रीडिफाइंड द कंसेप्शन ऑफ द स्टेट। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, देखो कह रहा है कि जो वेस्टफालिया था उसके पहले और बाद में होता क्या है कि लड़ाइयाँ लड़ी गई, ट्रीटी साइन हुए, लेकिन जो हमारा ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है ना, इसने क्या किया, एक ऐसे प्रिंसिपल की फाउंडेशन रखी, एक ऐसे प्रिंसिपल की स्थापना रखी, जिसने क्या किया, स्टेट बनाने के चीज़ को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, जिसने कंसेप्शन ऑफ स्टेट को स्टार्ट कर दिया या रीडिफाइन कर दिया। ह्यूज एम्पायर्स स्प्रॉल्ड अक्रॉस द ग्लोब एंड डायनीज फ्रिक्वेंटली चेंजेस। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि वेस्टफालिया के पहले, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो कह रहा है कि उसके पहले क्या हुआ करता था कि दुनिया पर बहुत सारे जो देश है ना, बहुत सारे जो एम्पायर हैं वो फैले हुए थे, बहुत सारी जो डायनेस्टी थी वो भी फैली हुई थी, लेकिन उनमें फ्रिक्वेंटली क्या होता रहता था, चेंज होता रहता था, बदलाव होता रहता था। ये आपने देखा भी होगा, अगर आपने मुगल डायनेस्टी वगैरह पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि कैसे कभी कौन राजा बन रहा है, कोई राजा बन रहा है, तो हर 10 साल 20 साल के बाद राजा चेंज होता रहता था, उनके जो बाउंड्री है वो चेंज होती रहती थी। कभी कोई लड़ता था तो कोई राज्य जीत जाता था तो वहाँ उसकी बाउंड्री हो गई, अगर हार जाता था तो उसकी बाउंड्री चली जाती थी। तो ये जो बाउंड्री का कंसेप्ट है, ये जो बोल सकते हो कि जो डायनेस्टी का कंसेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा वेग था, बदलता रहता था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल फिक्स था, ये सब चीज़ें बदलती रहती थी। पॉलिटिकल बाउंड्रीज वर ऑलमोस्ट फ्लूइड, वही कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल कैसे थी, बदलती रहती थी। फ्लूइड का मतलब बदलने से है, यहाँ पर वो और ठोस गैस द्रव वाला मत हाल लगा लेना, फ्लूइड का मतलब बदलने से है। जैसे कि मान लो आज किसी और डायनेस्टी का रूल है, किसके ऊपर, बोल सकते हो दिल्ली का ही ले लो, दिल्ली के ऊपर आज किसी और का रूल है, अगली बार आप देखोगे 2 3 4 सालों के बाद, 10 सालों के बाद किसी और डायनेस्टी का रूल आ गया, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ये अनडिफाइंड थी, डायनेस्टी चेंज होती रहती थी। बिंग ड्रॉन एंड वायलेटेड रिपीटेडली, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर वायलेट हो रही थी, रिपीट हो रही थी बार बार। टेरिटरीज वर ऑफन कट अप एंड डिवाइडेड अमंग अलाइज आर एप्रोप्रिएटेड, मतलब कि जो हमारे टेरिटरीज थे वो ऑफन क्या होते थे, वो एक दूसरे से अलग हो जाते थे, कभी ज़्यादा हो जाता था तो कभी कम हो जाता था, और ये एक दूसरे के लिए अलाइज भी हो जाते थे। तो कहने का मतलब क्या है, इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में क्या आया, आपको समझ में आया कि सर इस ट्रीटी के अंदर, इस पैसेज के अंदर हमें एक हिस्ट्री के ट्रीटी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि है हमारी ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। और वेस्टफालिया ट्रीटी के अंदर कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से थी वही एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब देखो 13 मिनट हो गए, मैं नहीं चाहता कि वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की हो, अदरवाइज अगर मैं पढ़ाने पे आऊँ ना तो इसको और भी अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके मैं पढ़ा दूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान में देना, अब जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, ठीक है ना। अब देखो इतना आपने पढ़ा, इतने से आई होप कि एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा, ठीक है ना। और मुझे क्या करना है, और मुझे बस आपको एक क्वेश्चन ही दिखाना है करके कि देखो मैंने कैसे क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे कर सकते थे, और बच्चे क्या क्या गलतियां कर सकते थे वो मैं आपको बता दूंगा। देन आप जान जाओगे कि हमें कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन देखो क्या है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सिस्टम, स्टेट सिस्टम एग्जिस्टेड प्रायर टू वेस्टफालिया। कह रहा है कि जो हमारा वेस्टफालिया है, वेस्टफालिया क्या है, एक ट्रीटी है, कब हो रही है आपको अभी पता, बता क्या रहा हूँ, 1648 के अंदर हो रही है, और इस ट्रीटी की वजह से हमारे मॉडर्न स्टेट बने हैं। तो कह रहा है कि किस तरीके का जो हमारे स्टेट का सिस्टम है ना, वो एग्जिस्ट करता था प्रायर टू द वेस्टफालिया, मतलब वेस्टफालिया से पहले। और इतना पढ़ने के बाद हमें ये तो पता लग गया कि वेस्टफालिया के पहले ना एक ऐसा सिस्टम था जहां पर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं थी, जहां पर कोई क्लियर डायनेस्टी नहीं थी, जहां पर कोई इंटरनेशनल रिलेशन मैनेज करने के लिए कोई चीज़ नहीं था। मतलब हर एक चीज़ कैसी थी, वोलेटाइल थी, चेंजेबल थी, हर एक चीज़ फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही थी। यही तो बात करा गया था वेस्टफालिया ट्रीटी से पहले का। अगर आप देखोगे तो प्री एंड पोस्ट वेस्टफालिया क्या बताया गया था कि लड़ाइयाँ लड़ी गई, संधि हुए कई सारे, लेकिन जो अभी भी बोल सकते हो डायनेस्टीज थे वो चेंज होते रहे, जो ग्लोब पर इनका प्रेजेंस है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो बदलती रहे। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। जब अपने वर्ड में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, वॉट सॉर्ट ऑफ स्टेट सिस्टम एग्जिस्टेड प्रायर टू वेस्टफालिया, यानी कि वेस्टफालिया के पहले हमारा कौन सा टाइप का जो बोल सकते हो स्टेट सिस्टम था वो एग्जिस्ट करता था। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है बिफोर द वेस्टफालिया, यानी कि वेस्टफालिया के पहले पॉलिटिकल बाउंड्रीज वर फ्लूइड। यही था ना, यही मैंने बताया था कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैसे थे, फ्लूइड थे, मतलब कि चेंज होते रहते थे फ्रिक्वेंटली। इम्पायर्स वर्ड वाइड स्प्रेड, बोला था ना कि ग्लोब पर क्या हुए थे, वाइड स्प्रेड था। इम्पायर जगह जगह बहुत बड़े और बहुत छोटे भी इम्पायर क्या हुए थे, फैले हुए थे। तो इम्पायर्स वर वाइड स्प्रेड। डायनेस्टीज चेंज फ्रिक्वेंटली, डायनेस्टीज क्या हो रही थी, काफ़ी तेजी से चेंज हो रही थी। एंड टेरिटरीज वर ऑफन डिवाइडेड आर वॉयलेटेड, मतलब कि जो हमारे टेरिटरी थे वो ऑफन क्या होते थे, डिवाइड हो जाते थे, या फिर उनको वॉयलेट किया जाता था। अब देखो अगर आप ये आंसर लिख के आते इस एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप ये आंसर लिख के आते ना, मैं बोलता कि इस आंसर में आपका 1 नंबर नहीं कटता। क्यों नहीं कटता, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर लोग गलती क्या करते, गलती ये करते कि वो बस वेग आंसर लिख के चले आते। वेग आंसर लिख के क्या आते, वो बस ये लिख के चले आते कि वेस्टफालिया के पहले कोई भी स्टेट सिस्टम नहीं था, कोई भी चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब वेग क्लियर, देखो आंसर तो वो भी सही है क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो वेग है। क्यों, क्योंकि आपने क्लियर कट नहीं बताया है, एक्सप्लेन नहीं किया है कि वहाँ पर क्या था और क्या नहीं था। तो यहाँ पर नो क्लियर एक्सप्लेनेशन, अगर आप क्लियर एक्सप्लेनेशन ही नहीं दोगे तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा क्या, नहीं देगा। तो मिस्टेक यहाँ पर ये हो जाती है कि आप आंसर को वेग करके आ जाते हो, आप कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, जिसके वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते। दूसरा है नो कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप केवल ये लिख के चले आओ कि वेस्टफालिया के पहले जो हमारे स्टेट का कंसेप्ट था वो अच्छा नहीं था, वहाँ पर कोई स्टेट वगैरह नहीं थे और वहाँ पर डायनेस्टी चेंज होती रहती थी। अब यहाँ पर देखो अगेन मैंने 2-3 कीवर्ड यूज़ कर लिए, लेकिन कुछ लोग एक भी कीवर्ड यूज़ नहीं करते, वो जनरलाइज आंसर लिख करके आ जाते हैं। जैसे इंपायर और डायनेस्टी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक तो डायनेस्टी लिखा, दूसरा मैंने इंपायर लिखा। अब ये मेरे वो कीवर्ड हैं जो मुझे बताते हैं, सो एग्जामिनर को ये बताते हैं कि हाँ मैंने पैसेज को पढ़ा है और पैसेज को देख के अच्छे से समझा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैंने ये कीवर्ड यूज़ किए ना, तो ये कीवर्ड मेरे आंसर को बाकी सभी के आंसर से अलग बना देता है, जिसकी वजह से मुझे नंबर मिल जाते हैं। तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, तीसरा यहाँ पर मिस्टेक क्या कर सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट मिस्टेक ये कर सकते हैं कि वो अपने आंसर को इनकम्प्लीट छोड़ के आ जाएंगे। इनकम्प्लीट छोड़ के आने का मतलब क्या होगा कि मान लो उन्होंने इंपायर को तो क्या किया, मेंशन किया, इंपायर को मेंशन किया, डायनेस्टीज को मेंशन किया, लेकिन उन्होंने ये वाली चीज जो टेरिटरी वर ऑफन डिवाइडेड और वॉयलेटेड, इस वाले इंफॉर्मेशन को छोड़ के आ गए। अब देखो उन्होंने भी सही लिखा है, लिखा तो उन्होंने भी सही है ना, लेकिन इनकम्प्लीट लिखा है। तो इनकम्प्लीट लिखा है तो क्या होगा, नंबर भी आधा मिलेगा। यानी कि सिर्फ एक लाइन छोड़ने से, एक इन्फॉर्मेशन छोड़ने से आपके 2 नंबर जब कट रहे हैं तो आप क्यों छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे ना। तो इसलिए ओनली 1 पॉइंट रिटन है, इसका मतलब कि इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट होने से आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो मैंने आपको 7 मिस्टेक बताए थे उनमें आपको क्या बताया था, मैंने वेग आंसर बताया था, नो कीवर्ड्स बताया था, इनकम्प्लीट बताया था। तो वो जो 7 मिस्टेक्स है ना, वो सारे मैंने यहीं से ड्राइव करे हैं। मैंने देखा कि एक बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है, उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, एंड देन फिर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। तो आई होप एंड आई बिलीव कि जो मैंने आपको बताया, दिखाया, समझाया,
वो समझ में आ गया। बाकी ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पर आप पूरे पैसेज को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके आंसर को देखिएगा, कौन कौन से आप मिस्टेक कर सकते हो वो भी आप देखिएगा, एंड देन आपको पता लग जाएगा कि हम और किस तरीके से अपने आंसर को बेटर कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपकी होती है, यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क, ठीक है। बाकी इसकी अगर PDF चाहिए तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी तक सभी को पता होगा जिन्होंने पहले वीडियो देखी होगी, बट फिर भी अगर आपने नहीं देखी है तो ध्यान रखना कि @CAPF_AC और इसके बाद लिखना है 2026। जब इस पर आप जाओगे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, जिसे आप क्या कर सकते हो, फर्दर अपने स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो बाकी मैंने आपको क्या दिखाया यहाँ पर पॉइंट, फिर मैंने दिखाया उसका प्रूफ और पर्पस, फिर मैंने आपको बताया कि कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर भी लिख के दिखा दिया विद इन 40 एंड 50 वर्ड। तो इस तरीके के फॉर्मेट को अगर आप याद रखोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, एंड कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। किस वाले सेक्शन में? तो कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन में। तो आई होप एंड आई बिलीव कि जो भी मैंने आपको बताया समझाया वो समझ में आया हो। तो इसी उम्मीद के साथ इस सेशन में अलविदा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।